ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन साइतिन को देखते हैं, जो कि बोल नहीं सकती। उसकी अभी डिलीवरी हो रही होती है और उसे काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। तभी यहाँ पर एमेजू नाम की एक लड़की एंटर करती है। ये एमेजू साइतिन की कज़न होती है और वो उससे उसका बेबी लेना चाहती है। एक्चुअल में ये बेबी रोहान का होता है, जिसे कि एमेजू पसंद करती है और इस बेबी के थ्रू वो रोहान से शादी करना चाहती है और किन फैमिली की बहू बनना चाहती है। अब यहाँ पर वो सारी बातें साइतिन को बता रही होती है कि मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीनने आई हूँ। सातिन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन एमिज़ सातिन की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वो डॉक्टर से कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए ये बच्चा बचना चाहिए, क्योंकि मुझे इसे घर लेकर जाना है। इसका सभी वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और सातिन किसी के बेड पर होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी तो मैं डिलीवरी रूम में थी और यहाँ कैसे पहुँच गई। एक्चुअल में उसका रीबर्थ हुआ होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लड़का कौन है जो उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में ये हमारा हीरो रोहान होता है। अब साथिन को याद आता है कि किस तरह वो इस नाइट की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं। जब वो अपने डैड को बताती है कि उस रात उसके साथ रोहान था, तो डैड उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते हैं और उसे थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं कि तुम किन फैमिली के काबिल कभी भी नहीं बन सकती हो। अपने आप को देखो, तुम डम्ब हो। ये मेजू भी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। किन फैमिली का हिस्सा तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। तो अब वो समझ जाती है कि वो रिबॉर्न हुई है, तो वो रोहान को ऐसा करने से रोकने लगती है। तो रोहान कहने लगता है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती हो ये मेजू। जो सुनकर सातिन सोचने लगती है कि ये मेजू, इस बार तो मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो वो रोहान को किस करने लगती है और उसे अनबटन करने लगती है। रोहान को भी याद आता है कि किस तरह ये मेजू ने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। यहाँ पर रोहान सातिन को ये मेजू ही समझ रहा होता है और उससे कहता है कि तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल रहा है। तो यहाँ पर सातिन उसे समझाने लगती है कि मैं ये मेजू नहीं हूँ और उसकी चेस्ट पर लिखकर बताती है कि मेरा नाम सातिन है। अब सातिन नाम सुनकर उसे भी याद आता है कि 4 घंटे पहले ये मेजू भी कॉल पर किसी से बात करते हुए सातिन का ही नाम ले रही थी और कह रही थी कि उसे रोहान के रूम में भेजो, क्योंकि रोहान को अब होश नहीं है। इसलिए वो सातिन की बातों पर भरोसा कर लेता है, जिसके बाद सातिन वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो उसे अपनी कज़न येमेज़ू की आवाज़ आती है, जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि अगर मैं बेबी को जन्म दे सकती तो मैं खुद आज इस रूम में होती। मुझे सातिन को यूज़ नहीं करना पड़ता। जो सुनकर सातिन को अब क्लियरली समझ में आ जाता है कि वो 10 मंथ पहले आ चुकी है। उसे फ्यूचर का सीन याद आता है जहाँ पर येमेज़ू ने उससे कहा था कि मैं हर हाल में मिसेस स्किन बनकर रहूँगी। अब यहाँ पर येमेज़ू कॉल पर कह रही होती है कि मैंने सातिन के लिए एक और गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा है और कहती है कि सातिन रोहान के बेबी को जन्म देगी और उसका बेबी मैं ले लूँगी और दुनिया की नज़रों में ऐसा लगेगा जैसे मैंने रोहान के बच्चे को जन्म दिया है। तभी यहाँ पर कोई आता है और सातिन को दूसरे रूम में ले जाता है। अब ये नायलॉन नाम का एक बंदा होता है, जैसे कि येमेजू ने भेजा था, ताकि किसी को सातिन की प्रेगनेंसी के बारे में पता भी चले तो येमेजू नायलॉन को सबके सामने लाएगी कि ये सातिन का बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर सातिन को भी नायलॉन को देखकर याद आता है फ्यूचर लाइफ में नायलॉन ने मीडिया वालों के सामने उसे एक्सपोज किया था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सातिन अब यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नायलॉन उसे नहीं जाने देता। इधर हम रोहान को देखते हैं जैसे कि होश आ गया था और वो अब रूम से जा रहा होता है और यहाँ पर वो सातिन के साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी ज़्यादा खुश था। तभी रोहान को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो नायलॉन सातिन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तो रोहान नायलॉन की अच्छे से पिटाई कर देता है। नायलॉन के बेहोश होने के बाद वो सातिन से पूछता है कि तुम इस तरह किसी के बेड पर कैसे जा सकती हो। सातिन उससे कहने लगती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। तो सातिन फ्यूचर का सीन याद करती है कि किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहान पर अटैक हुआ था। तो वो रोहान से कहने लगती है कि 3 दिन बाद जो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तुम पर अटैक होगा। जो सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कैसे पता, ये तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था। वो कहती कि मैं तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद हम येमेजू को देखते हैं, जो किसी को मैसेज करके कहती है कि सब कुछ ओके हो गया है, आपको अब आना चाहिए। वो अपने अंकल को कॉल करती है। वो अंकल और कोई नहीं बल्कि सातिन के डैडी होते हैं। वो कहती कि आप जल्दी से मीडिया को लेकर आओ और सातिन का चेहरा सबके सामने एक्सपोज करो। जिसके बाद वो इतराते हुए रूम में एंटर करती है, लेकिन रोहान उसे बेहोश कर देता है और यहाँ पर नायलॉन को भी उन लोगों ने बांध कर रखा होता है। इधर हम सातिन के डैड को देखते हैं, जो कि रिपोर्टर्स के साथ आ रहे होते हैं। जैसे वो अंदर जाते हैं, वहाँ पर सातिन की जगह येमेजू को देखकर वो काफ़ी परेशान होते हैं और वो रिपोर्टर से उसे छुपाने लगते हैं। लेकिन रिपोर्टर्स ने तो उसे कैप्चर कर लिया था। वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि येमेजू तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट है और वो इस रूम में क्या कर रही थी। इधर सातिन उन लोगों को देख रही होती है। रोहान उससे कहता है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। वैसे तो तुम मुझे बड़ी इनोसेंट लगती हो, लेकिन हो तुम बड़ी सातिर। सातिन उससे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है कि येमेजू भी इस प्लान में शामिल थी और उसने तुम्हें ड्रग दिया था। तो रोहान कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो मैं तुमसे कैसे मिलता। जिसके बाद सातिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सातिन घर पर आती है, जहाँ पर उसके डैड और येमेजू उस पर गुस्सा करने लगते हैं
उसके डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि नालन के साथ तो बेड पर तुम्हें होना था, तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और यमिज़ू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। तो साथ इनके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता हूँ। और साथ इनसे कहते हैं कि तुम्हें कन्फेस करना होगा कि तुम अपनी कज़न से बहुत ज़्यादा जेलस हो गई थी, इसलिए तुमने उसे फ्रेम किया। और यमिज़ू कहती है कि तुम्हें ये भी कहना होगा कि नालन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सातिन कहती कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैं तो वहाँ थी ही नहीं और ना ही मैं उस आदमी को जानती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम्हें कोई भी हक नहीं है मना करने का, और उसे खींचकर एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम दिखाते हैं। अब डैड उसकी मॉम को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। तभी ये मेजू भी आती है और कहती है कि वैसे भी आपने आंटी का बहुत दिनों तक ख्याल रख लिया है। अब यहाँ पर सातिन को मजबूरन उनकी बात मानना पड़ता है। वो कहती कि जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। नेक्स्ट इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का होता है जहाँ पर सभी रिपोर्टर्स सातिन से पूछ रहे होते हैं कि क्या सच में वो आपका बॉयफ्रेंड था और आपने अपनी कज़न को फ्रेम किया था। यहाँ पर यमिज़ू तो इनोसेंट बनकर बैठी होती है और वो सातिन को पिंच करके फोर्स कर रही होती है रिप्लाई करने के लिए। रिपोर्टर्स ये भी कहने लगते हैं कि यमिज़ू की शादी किन ग्रुप में होने वाली है, इसलिए आपने जेलस होकर उसे फ्रेम किया। उसके डैड भी गुस्से से कहते हैं कि तुम जवाब दो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है, बस चुपचाप बैठी होती है। तभी यहाँ पर रोहान की एंट्री होती है जो कि किन फैमिली का हायर है। सभी उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ज़रूर ये यहाँ पर यमिज़ू की साइड लेने आया है। लेकिन वो जाकर कहता है कि शायद इनका नाला उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। रोहन कहता है क्योंकि शायद इन मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो सारे रिपोर्टर्स के सामने उसे लेकर चले जाता है और ये मुझे तो देखती ही रह जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सातिन रोहान को मैसेज करती है कि प्लीज़ मेरी आकर तुम हेल्प करो। तो वो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूँ। तो वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। अब प्रेजेंट में रोहान उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो और मुझ पर रिलाई करने के लिए तुम ये झूठ बोल रही हो। वो कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिलहाल तुम्हें इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम पर अटैक होने वाला है। लेकिन रोहन तो अभी भी उसे अपने क्लोज करके कहता है कि तुम बस मेरी वाइफ बनने के लिए ये सब कर रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर रोहन के डैड आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें ये मेजू को पिक करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम इस डम गर्ल को क्यों उठा लाए हो। वो अपने डैड से कहता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे ये मेजू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। डैड कहते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम इस डम गर्ल में इंटरेस्टेड हो। रोहन कहता है कि हाँ, ये मुझे अच्छी लगने लगी है। डैड गुस्सा करने लगते हैं कि ये डम गर्ल अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तभी यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या किन फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, आखिर मैटर क्या है, आप हमें बताएं। लेकिन वो घबराकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रोहान उसे खींचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सातिन के डैड और यमिज़ू भी आई होती है। सभी रिपोर्टर्स रोहान से पूछने लगते हैं कि क्या आप इसे प्रोटेक्ट करने आए हैं। वो सभी को बता देता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ और वो सभी के सामने उसे किस करने लगता है। वो जाने लगती है तो वो खिंचकर कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, और वो फिर से उसे किस करने लगता है। और यहाँ पर यमिज़ू को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अंकल उसे समझाने लगते हैं कि जल्दबाजी मत करो। यमिज़ू कहती कि ये किन फैमिली की बहू नहीं बन सकती है। अंकल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं इसे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। जिसके बाद रोहान के डैड उसे डांट रहे होते हैं कि तुम इस डम लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, मैं इसे कभी भी अपनी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। रोहान उसे क्लियर कहता है कि यही आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनेगी, तो आप इससे अच्छे से बिहेव करिए। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यमिज़ू को पसंद किया हुआ है, तुम इसे कैसे पसंद कर सकते हो। रोहान कहता है कि अगर आपको यमिज़ू इतनी ज़्यादा पसंद है तो आप खुद ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। जिस बात पर डैड को बहुत ही गुस्सा आता है। वो स्टिक से उसे मारने लगते हैं, लेकिन सातिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आती है। वो स्टिक को पकड़ लेता है और कहता है कि सातिन को आप बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डैड कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो यमिज़ू ही बनेगी। रोहान कहता है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। डैड कहते हैं लेकिन वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो फिर भी तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो। तभी वहाँ पर यमिज़ू सातिन के डैड के साथ आ जाती है। मतलब कि रात को उनकी यही प्लानिंग बनी थी कि वो प्रेगनेंसी का बहाना करके रोहान को हासिल करे। ये मुझे बताने लगती है कि वो 5 वीक प्रेग्नेंट है। रोहान कहता है कि हमारे बीच तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, और वो साथी से कहता है कि प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने इसे कभी टच भी नहीं किया है। रोहान के डैड तो फिर से स्टिक उठा लेते हैं और कहते हैं कि जब वो कह रही है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है तो तुम उसकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, और जब बेबी आ जाएगा तो उसके बाद हम उसका डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगे। और वो रोहान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सातिन पीछे होती है तो यमिज़ू नीचे गिर जाती है। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है तो वो कहती है कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। नेक्स्ट सीन में सातिन के डैड उसे मार रहे होते हैं तो रोहान कहता है कि ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है, आप इसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि यमिज़ू आपकी बेटी है और ये आपकी बेटी है ही नहीं। रोहन सातिन से पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। डैड रोहन से कहने लगते हैं कि तुम्हें अभी भी इस लड़की की फिक्र हो रही है, जबकि इसने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। रोहन अपने डैड से कहने लगता है कि मैंने यमिज़ू को हाथ भी नहीं लगाया है, अगर इसका बच्चा है भी तो वो मेरा नहीं है।
तभी यमिज़ू बाहर निकल कर कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोहान कहता है कि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है। अब इन सब की बहस सुनकर रोहान के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और एक्चुअल में वो क्यों यमिज़ू की साइड ले रहे हैं उसका रीज़न यहाँ पर पता चल जाता है। यहाँ पर रोहान के डैड कुछ मेडिकल फाइल्स रोहान को देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे अपना ग्रैंडसन चाहिए, इस फैमिली का हायर चाहिए और तुम्हारी फिजिक बहुत ही स्पेशल है, तुम्हारे बच्चे को जन्म सिर्फ एक ही लड़की दे सकती है और सिर्फ यमिज़ू है, वरना तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते हो। जो सुनकर सातिन को याद आता है कि यमिज़ू उस दिन भी कॉल पर यही बात कर रही थी कि सिर्फ सातिन ही रोहान के बच्चे की माँ बन सकती है, वरना ये काम तो मैं खुद ही कर लेती। यहाँ पर अब सातिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब घर चलना चाहिए। यहाँ पर डैड रोहान से कहते हैं कि अब तुम्हें यमिज़ू से शादी की तैयारी करना चाहिए, लेकिन रोहान सातिन को रोक लेता है। डैड सातिन से कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम्हारी मॉम भी इसी तरह की थी और उसे थप्पड़ लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहान उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना आप सातिन को कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप लोग उसे हर्ट नहीं कर सकते हो। ये देखकर सातिन को बहुत अच्छा लगता है। उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें सातिन इतनी पसंद आ चुकी है, तो रोहान कहता है कि हाँ, मुझे सातिन बहुत पसंद है। तभी यमिज़ू आगे बढ़कर कहने लगती है कि उसने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। रोहान कहते लगता है तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है। और फिर कहता है कि वैसे भी मैं इन जेनेटिक रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं करता हूँ, मैं खुद मेडिकल टेस्ट करवाऊंगा और उन पर बिलीव करूंगा। तभी यहाँ पर सातिन के डैडी यमिज़ू को इशारा करते हैं और वो नाटक करने लगती है ताकि ये टेस्ट वाली बात चेंज हो जाए। सातिन के डैड बहाना बनाने लगते हैं कि यमिज़ू की तबीयत खराब हो रही है तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में रोहान सातिन का ख्याल रख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें इस तरह से ट्रीट क्यों करते हैं और तुम्हारी कज़न को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं। सातिन याद करती है कि बचपन से ही उसके डैडी यमिज़ू को पसंद करते हैं। वो हमेशा यमिज़ू के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया करते थे और सारे काम सातिन से करवाते थे। सातिन की मॉम बीमार थी और वो अपनी मॉम के उठने का वेट किया करती है और अपनी मॉम के लिए ये सब कुछ सहन करती है। प्रेजेंट में रोहान से कहती है कि मैं इन सबको बर्दाश्त करना सीख चुकी हूँ। रोहान कहता है कि ये सब फास्ट था, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वो कहता है लेकिन कि अब तो तुम मेरी वाइफ बन जाओगी ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा और उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातिन रोहान के डैड को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए चाय बना कर लाती है, लेकिन डैड पूछते हैं कि क्या तुम मुझे खुश करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, तो डैड उसका कप फेंक देते हैं, जो सुनकर रोहान आ जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो डैड कहने लगते हैं कि ये डमगल एक भी काम अच्छे से करना नहीं जानती है। तभी यहाँ पर यमिज़ू आती है और कहने लगती है वो बचपन से ही ऐसी है, इसे कुछ भी करना नहीं आता है। वो उन्हें टी सर्व करने लगती है और कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास ही हूँ और मैं सब कुछ कर लूँगी। जो देखकर रोहान के डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम देख रहे हो यमिज़ू को सब कुछ अच्छे से आता है, जिस पर रोहान सातिन से कहता है कि तुम्हें अपनी कज़न से बहुत सी चीज़ें अच्छे से सीख लेना चाहिए। जो सुनकर यमिज़ू डैड के सामने इनोसेंट बनते हुए कहती है कि चाय बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है सिस्टर, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। और वो सातिन को किचन में ले जाती है, जहाँ पर वो जानबूझकर कप फेंक देती है और फिर चिल्लाने लगती है और ऐसे सो करती है जैसे कि सातिन ने कप गिराया है और कहने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। बाहर से रोहान के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, सातिन ने कप गिरा दिया, इसे कुछ भी करना नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पर सातिन खुद क्लीन करने लगती है और कप का एक पीस उठाकर यमिज़ू की लेग पर मार देती है, जिससे कि यमिज़ू की चीख निकलती है। जो सुनकर रोहान के डैड अंदर आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। तो सातिन जल्दी से कहने लगती है कि क्लीनिंग करते हुए यमिज़ू को ये कांच लग गया है। यमिज़ू कहती है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, इसने जानबूझ के मुझे इंजर्ड किया है। रोहन कहने लगता है लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम क्लीनिंग कर रही हो। अंकल उसे कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दे देता हूँ। जिसके बाद सातिन वो पीस रोहान को दे देती है जिस पर यमिज़ू का ब्लड लगा होता है। वो बहुत खुश होता है। एक्चुअल में वो उस ब्लड टेस्ट से यमिज़ू की जेनेटिक रिपोर्ट लेना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोहन कुछ लोगों के साथ फाइट करता है और उनके अच्छे से पिटाई करने के बाद उनसे पूछता है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। दरअसल इस अटैक के बारे में पहले से ही सातिन ने रोहन को बता दिया था कि तुम पर आज रात अटैक होगा। वो उससे पूछता है कि मुझ पर अटैक कौन करेगा। तो सातिन कहती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस रात तुम पर अटैक हुआ था और तुम इंजर्ड हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम पर अटैक किसने करवाया था, तो तुम आज रात खुद ही उन लोगों से पूछ लेना। प्रेजेंट में उन दोनों को जाते हुए कोई देख रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस पर अटैक उसके बिजनेस राइवल मुरोन ने करवाया है। यहाँ पर मुरोन का असिस्टेंट उसे बताता है कि रोहन की लाइफ में एक लड़की आ चुकी है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो उसकी वीकनेस है। जो सुनकर मुरोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से अपने आदमियों को सातिन पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन रोहन जल्दी से सातिन को लेकर एक दीवार के पीछे छिप जाता है और कहता है कि शायद कोई हमें फॉलो कर रहा है। यहाँ पर वो जल्दी से सातिन को किस करने लगता है जिससे कि उन लोगों को पता नहीं चलता है। यहाँ पर रोहन को पता होता है कि सातिन पर अटैक करने के लिए मुरोन ने भेजा है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी दुश्मनी मुझसे है, वो तुम्हें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहा है।
नेक्स्ट सीन में वो घर पहुंचकर अपने डैड को बताता है कि मोरन फिर से वापस आ चुका है। यहाँ पर यामेज़ू उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि सबको पता होता है कि मोरन रोहान के पीछे पड़ा हुआ है। वो कहती कि अच्छा हुआ मोरन बैंकरप्ट हो चुका था, वो यही डिजर्व करता था। यहाँ पर रोहन अपने डैड से कहने लगता है कि यहाँ पर यामेज़ू क्या कर रही है। डैड कहते कि मैं यामेज़ू को इसलिए घर में लाया हूँ क्योंकि मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करना चाहता हूँ। रोहन कहता कि मैंने आपको बताया तो सही, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। डैड फिर से उस पर गुस्सा करने लगते हैं। यामेज़ू कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी जान को खतरा है, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बेबी दे सकती हूँ। और इसी तरह किन फैमिली को नया हायर मिल सकता है। लेकिन रोहान यहाँ पर कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उसे दिखाने लगता है। डैड कहते हैं कि ये सब क्या है। रोहन कहते हैं कि आप खुद ही रिपोर्ट्स देख लीजिए, ये लड़की आपके ग्रैंडसन को बर्थ नहीं दे सकती है। डैड को तो भरोसा नहीं हो रहा होता, वो उन रिपोर्ट्स को देखने लगते हैं। यामेज़ू कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन डैड को तो रिपोर्ट्स देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है। वो यामेज़ू से कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कैसे की, मैं तुम्हारी फैमिली को अब नहीं छोड़ूंगा, और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। यामेज़ू उनसे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर सातिन के डैड भी होते हैं, वो भी रोहान के डैड से माफ़ी मांगने लगते हैं। जिसके बाद यामेज़ू मैट को इशारा करती है, जिसके बाद वो रोहान के डैड और रोहान को टी सर्व करने लगती है। तो रोहान के डैड कहने लगते हैं कि हमें इन्हें एक चांस देना चाहिए। वो टी ले लेते हैं और पी लेते हैं। रोहान भी टी पी लेता है। यामेज़ू रुकती है और कुछ इंतजार करने लगती है। जब रोहान अपने रूम में जाता है तो वो भी उसके पीछे रूम में जाती है। वो जाकर रोहान से चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन रोहान तो बिल्कुल ठीक होता है। वो हैरान होती है कि तुमने तो मेरे सामने टी पी थी ना, तो तुम ठीक कैसे हो सकते हो, तुम्हें ड्रग का कोई भी असर क्यों नहीं हुआ। तभी यहाँ पर साइतिन भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है ना। एक्चुअल में यहाँ पर साइतिन ने उस मेड को ड्रग मिक्स करते हुए देख लिया था और उसकी सारी बातें भी सुन ली थी। तो यहाँ पर साइतिन जाकर उस कप को एक्सचेंज कर देती है। अभी यामेज़ू को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। रोहान उसे बताता है कि उस ड्रग वाली चाय को तो तुम्हारे अंकल ने पी लिया है, जो सुनकर वो काफ़ी परेशान होती है और जाकर अपने अंकल को देखने लगती है, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। रोहान के डैड पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो तो रोहान के डैड के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं। और जब यामेज़ू उनके पास आती है तो वो यामेज़ू को देखकर भी कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, तो यामेज़ू उन्हें वॉश मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। साइतिन उससे कहती है कि लगता है तुमने उन्हें मार डाला है। वो कहती कि नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा है। उनका ब्लड निकलने लगता है और रोहान उन ब्लड सैंपल्स को भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में उन ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट से क्लियर पता चल जाता है कि साइतिन के डैड उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है। ये रिपोर्ट्स देखकर सातिन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोकर बाहर भागने लगती है। रोहान भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसका एक्सीडेंट होने वाला था। रोहान उसे बचा लेता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो। वो कहती कि हाँ, हर चीज़ ही मुझे फेक लग रही है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे प्यार करता हो। रोहान उसे हक करके कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नेक्स्ट सीन में सातिन और रोहान डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर रोहान उसे डांस करने के लिए कहता है। वो कहती है मुझे डांस करना नहीं आता। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और दोनों डांस करने लगते हैं। मुरन उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और उन्हें देखकर उसे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद आता है और अचानक उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। इधर रोहान को किसी की कॉल आ जाती है तो वो बात करने के लिए चले जाता है। तभी यहाँ पर यामेज़ू भी आ जाती है। इधर सातिन की नज़र मुरन पर पड़ती है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। मुरन उसे इशारा करता है कि मेरा मेडिसिन लेना ज़रूरी है। वो उसे मेडिसिन देने में हेल्प करती है। ये सब कुछ दूर से यामेज़ू भी देख रही होती है और सोचती है कि मुरन तो रोहान का दुश्मन है, ये इसके साथ क्या कर रही है। इधर रोहान सातिन को ढूंढ रहा होता है। यामेज़ू उसके पास जाती है और कहती है कि वो लड़के तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें पता भी है वो किसके साथ है, वो तुम्हें हर्ट भी कर सकती है। वो रोहान को लेकर आती है और दिखाती है कि देखो, ये तुम्हारे दुश्मन के साथ है, ये तुम्हें हर्ट करना चाहती है। रोहान सातिन को बाहर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुरन के साथ क्या कर रही थी। वो कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन ये ज़िंदगी का सवाल था। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मैंने बस उसे मेडिसिन देने में हेल्प की है। रोहान कहता है कि अगर वो ठीक हो जाता तो वो तुम्हें हर्ट भी कर सकता था। वो स्माइल करती है और कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इधर हम मुरौन को देखते, जब उसे होश आता है तो उसके साथ यामेज़ू होती है। मुरौन यामेज़ू से कहती, क्या तुमने मुझे बचाया है। यामेज़ू हाँ कहती है और कहती कि अंकल आप ज़्यादा बात मत करिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तभी मुरौन की नज़र उसके नेकलेस पर पड़ती है और वो पूछने लगता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये नेकलेस सातिन का था, जो कि यामेज़ू ने उसके रूम से चुरा लिया था। यहाँ पर सातिन उसे समझाती भी है कि ये मेरी मॉम का है और मेरी मॉम ने मुझे दिया था, लेकिन यामेज़ू उसे पुश करके कहती है कि अब से ये मेरा हो चुका है। प्रेजेंट में भी वो मुरौन से कहती है कि ये मुझे मेरी मॉम ने दिया था। क्या आप मेरी मॉम को जानते हैं। जो सुनकर मुरौन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि लगता है तुम मेरी ही बेटी हो। जो जानकर यामेज़ू काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मुरौन को लेकर रोहान के पास जाती है। मुरौन कहता है कि ये मेरी बेटी है यामेज़ू, जो मुझे अभी अभी मिली है।
और कहता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब मैं किन फैमिली से और ज़्यादा नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती हो। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी, तभी मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता हूँ और दुश्मनी भूल सकता हूँ। रोहन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो मुरुन उसे डांटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइतिन अपनी मॉम को व्हीलचेयर पर लेकर आती है। वो मुरुन को देखकर उनका नाम लेती है। मुरुन भी अपनी खोई हुई वाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम जिंदा हो। मॉम कहती है कि हाँ, मैं जिंदा हूँ। मुरुन येमेज़ू को दिखाते हुए कहने लगता है कि देखो हमारी बेटी। मॉम कहने लगती है कि ये हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी तो साइतिन है। जिसके बाद हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रोहान को अंकल पर पहले से ही शक था कि वो किस तरह अपनी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। इसलिए रोहान ने उन्हें बेहोश कर दिया था और जाकर साइतिन की मॉम का पता करवाया था। और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद पता चला था कि उसकी मॉम को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और रोहान उनका इलाज करवाता आ रहा है और वो ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में मुरोन अपनी वाइफ से माफ़ी मांगने लगता है कि वो शादी वाली रात को बैंकक्रप्ट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन बाद में मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मुझे यही पता चला कि तुम मर चुकी हो। अब यहाँ पर येमेज़ू ये सब जानकर परेशान होती है कि उसकी पोल तो खुल चुकी है। वो वहाँ से धीरे से खिसकने लगती है, लेकिन साइतिन उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दूंगी। लेकिन येमेज़ू तो स्पून उठाकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन रोहान उसे बचा लेता है। अब साइतिन येमेज़ू को थप्पड़ लगाती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है। रोहान कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, जिसके पास साइतिन की मॉम साइतिन का हाथ साइतिन के डैड के हाथ में देती है और कहती है कि अब यही हमारी फैमिली है। तभी मुरोन नोटिस करता है कि सातिन कुछ भी नहीं बोल रही है। वो इससे इसकी वजह पूछता है तो मॉम बताती है कि बचपन में ये बीमार हो गई थी और उसके बाद से ही ये ऐसी है। ये बोल नहीं पाती है, जो सुनकर मुरोन कहता है कि तुम टेंशन मत, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तो रोहान कहने लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुरोन कहता है कि तुम होते कौन हो मेरी बेटी के बारे में ये डिसाइड करने वाले। साइतिन बोलने लगती है कि मुझे ये कराने की ज़रूरत नहीं है। उसे बोलते हुए देखकर मॉम और डैड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। रोहान बता देता है कि वो पहले से ही उसका ट्रीटमेंट करवा रहा है। वो अब धीरे धीरे बोलने लगी है और वो जल्द ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और रोहान भी मुरोन को डैड कहता है, जो सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लेकिन साइतिन अपने डैड को मना लेती है कि आपको रोहान को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर खाना टेस्ट करने के बाद साइतिन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है और रेस्टोरेंट के ऑनर पर गुस्सा करने लगता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट ही बंद करवा दूंगा। ऑनर कहने लगता है कि हम लोग कभी भी ऐसा खाना यूज़ नहीं करते हैं जिससे कि हमारे कस्टमर बीमार हो जाए। तभी वहाँ पर रोहान के डैड और सातिन के डैड भी आ जाते हैं और उस ऑनर पर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी यहाँ पर डॉक्टर फाइल लेकर आता है और कहता है कि आप लोगों को देर हो चुकी है। जो सुनकर रोहन काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि क्या सच में हमें देर हो चुकी है, रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है। डॉक्टर कहता है कि हाँ, क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। रोहान ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि वो डैड कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर साइतिन उसे बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जो सिर्फ तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती है, क्योंकि एज अ कपल मैं तुमसे मैच करती हूँ। जो सुनकर रोहान को भी याद आता है कि येमेज़ू ने साइतिन से ही उसकी रिपोर्ट चेंज की थी। अब ये जानकर दोनों के डैड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके जाने के बाद रोहान साइतिन को किस करता है। नेक्स्ट सीन हमें दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साइतिन का बेबी केक करता है, जो देखकर रोहन काफ़ी एक्साइटेड होता है। और यहाँ पर सीज़न 1 एंड हो जाता है और सीज़न 2 के स्टार्ट में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोहान एक क्लब में होता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ होता है। और यहाँ पर वो सातिन के बारे में ही सोच रहा होता है कि किस तरह जब उसकी सातिन से शादी हो रही थी, तब सातिन ने उसे मैसेज कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वो सातिन को रोकने के लिए उसके पीछे भागा भी था, लेकिन इतने में एक मास्क मैन आकर दोनों का एक्सीडेंट कर देता है। अब प्रेजेंट में एक मास्क गर्ल उसके पास आती है, उसे टच करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे खुद को टच नहीं करने देता है। लेकिन इतने में उस लड़की का मास्क उतर जाता है। वो देखता है कि वो लड़की दिखने में बिल्कुल सातिन की तरह है। रोहान उसे सातिन कह के बुलाता है, लेकिन वो लड़की अपने साथ नाइफ लेकर आई थी। वो रोहान पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है और वो बाहर आकर भी सारे गार्ड से काफ़ी अच्छे से फाइट करती है। यहाँ पर हम रोहान को भी देखते हैं, जो कि बाहर आकर अपने गार्ड्स को रोकता है कि तुम इसे कुछ भी मत करना और इसे जाने दो। और वो वहाँ से भाग जाती है और रोहान साइतिन साइतिन कहते हुए बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। वो उस लड़की की फ़ोटो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो सातिन ही है, मतलब कि ये मेरा सपना नहीं था, और जाने लगता है। लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए असिस्टेंट उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जल्दी से ढूंढो। भले ही उसने मुझ पर अटैक किया है, लेकिन मैं उसे चांस देना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सातिन को देखते हैं, जो कि अभी भी म्यूट होती है और उसे एक मास्कमैन ऑर्डर दे रहा होता है। यहाँ पर वो पूछती है कि तुमने मुझे रोहान पे अटैक करने के लिए क्यों भेजा, लेकिन वो आदमी उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर साइतिन की याददाश्त जा चुकी है।
साइतिन उस आदमी को बता रही होती है कि कैसे मैंने उस पर अटैक किया था और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। लेकिन मास्कमैन उसे मोबाइल में दिखाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम्हें दोबारा उसे मारने के लिए जाना चाहिए। इस बार वो बचना नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोहान किसी इवेंट में स्पेशल गेस्ट बनकर आता है। यहाँ पर साइतिन भी उस पर नजर रखे हुए थी। यहाँ पर साइतिन फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन रोहान उसे देख लेता है और साइतिन के हाथों को उस रिबन से बांधकर उसे किस करने लग जाता है और फिर वो उसे गोद में उठाकर कहीं पर ले जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतने टाइम से कहाँ थी, तुम कार एक्सीडेंट के बाद कहाँ पर रही। लेकिन साइतिन तो उसे पहचान ही नहीं रही होती। रोहन शॉक्ड होकर कहता है कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो, लेकिन वो कहती कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझे खोल दो, हम दोनों बात करते हैं। रोहन कहता है कि तुम अभी भी नहीं बोल पा रही हो। सातिन कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे खोल दो। वो उसे खोल देता है। सातिन उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सातिन पिन से फिर से उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन रोहन अलर्ट होता है और उसे अटैक करने से रोकता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है डीएनए रिपोर्ट्स लेकर और यहाँ पर रिपोर्ट से क्लियर पता चल जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सातिन ही है। उनके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मैच हो रहे होते हैं। यहाँ पर वो साइतिन को रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि देखो तुम मेरी साइतिन ही हो, तुम्हें इस बात पर भरोसा करना होगा। साइतिन को भी उन रिपोर्ट्स को देखकर पास की कुछ मेमोरीज याद आती है। उसे थोड़ा बहुत रोहान के बारे में याद आता है, लेकिन वो घबराकर उसे मारकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उस मास्कमैन के पास जाती है जहाँ पर उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती है। वो उस मास्कमैन से कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोहान को जैसे पहले से जानती हूँ, क्या मैं उसे जानती हूँ। वो कहता है कि तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। सातिन कहती कि मेरे माइंड में रोहान से रिलेटेड कुछ मेमोरीज आई थी। जिसके बाद वो मास्कमैन सातिन को हिप्नोटाइज करने लगता है और उसकी मेमोरी में रोहान के बारे में फीड कर रहा होता है कि उस आदमी ने तुम्हें चीट किया था तुम्हारी शादी वाले दिन। और सातिन को भी पास की मेमोरीज याद आती है कि उसने अपने शादी वाले दिन रोहान को किसी लड़की के साथ देखा था, लेकिन उसके बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन इस सब में उसे ये भी याद आता है कि रोहान की चेस्ट पर उसने अपना नाम लिखा हुआ देखा था। तो यहाँ पर वो मार्क्समैन सातिन से कहता है कि तुम्हें रोहान से रिवेंज लेना होगा। इधर हम रोहान को देखते हैं जो कि हर जगह सातिन को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर सातिन उसके पास आती है। वो कहता है कि तुम वापस आ गई हो। सातिन बताने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद आया है, जो सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन वो फिर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उसे रोक कर उसे हथकड़ी से अपने साथ बांध लेता है और उसके सारे वेपन्स वगैरह भी निकाल लेता है। रोहन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले तुम्हें तुम्हारी सारी मेमोरीज याद आ जाए। तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उसके बाद तुम कोई भी फैसला ले सकती हो। रोहन उससे कहता है कि तुम्हारे गुम हो जाने के बाद 3 साल मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारे हैं। जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। वो उसे उसके फेवरेट स्नैक्स याद करा रहा होता है और कहता है कि मैं किचन में जाकर बनाता हूँ। लेकिन साइतिन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। रोहन उसे याद दिलाता है कि तुम्हें खाने का कितना शौक था, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। लेकिन साइतिन की नज़र उसके नेकलेस में लगी की पर जाती है, जिससे कि वो हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। वो कहता है कि क्या तुम इस की के बारे में जानना चाहती हो कि ये किस चीज़ की है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसे कैरी करके एक वार्डरोब के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने सातिन से जुड़ी हर चीज़ को संभाल कर रखा हुआ था। रोहन उससे कहता है कि ये हमारी 3 साल पहले की यादें हैं। अब उन चीज़ों को देखकर सातिन को कुछ होने लगता है, उसे चक्कर सा आने लगता है। वो उसे वॉशरूम लेकर जाता है, जिसके बाद उससे पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ याद आया था। वो कहती कि हाँ, मुझे कुछ थोड़ी सी मेमोरीज याद आई थी, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होता है। रोहन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया है। वो कहती कि मुझे इस बारे में पता करना होगा, लेकिन इतनी ही देर में वो बड़ी ही चालाकी से अपनी हथकड़ी खोल लेती है और उसे बांध देती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक चीटर हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। जिसके बाद वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन रुक जाती है। रोहन कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। लेकिन सातिन चाहकर भी उसे मार नहीं पाती है, क्योंकि प्यार तो अभी भी वो उसी से करती है, भले ही उसे कुछ भी याद ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातिन के पीछे रोहन के गार्ड्स लगे होते हैं उसे दोबारा पकड़ने के लिए। तभी यहाँ पर न्यू कैरेक्टर डॉक्टर चू की एंट्री होती है, जिसे देखकर गार्ड्स कहने लगते हैं कि आप तो अमेरिका चले गए थे, आप वापस कब आए। वो कहता है कि मुझे रोहन ने कॉल किया था और मुझे वापस आना पड़ा। यहाँ पर गार्ड्स उससे बताने लगते हैं कि ये लड़की रोहन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर ने हमें इन्हें वापस घर लाने के लिए कहा है। डॉक्टर चू कहता है कि अगर सातिन इस ब्रिज से जंप करती है तो वो बच नहीं सकेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि सातिन मरना नहीं चाहती है, तो बेहतर यही होगा कि मैं खुद ही इस मैटर को देख लेता हूँ। और वो सातिन के पास जाने लगता है, लेकिन सातिन उसे हटाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन रोहन आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ सातिन को और भी कुछ पास की बातें याद आती है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। रोहन उसे कैरी करके घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में रोहन के पास डॉक्टर चू का कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर चू रोहन की हेल्प करने आए हैं सातिन की मेमोरी वापस लाने में।
तो यहाँ पर वो साइतिन की इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर कहता है कि मैंने उस लड़की को देखा है, वो लड़की तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, तुम्हें उसे घर पर नहीं लेकर आना चाहिए था। मुझे पहले उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी देनी होगी। जिस पर रोहान कहता है कि साइतिन मेरी वाइफ है, मैं इस थेरेपी के लिए एग्री नहीं करता हूँ और मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो मैं उसको उसकी मेमोरी लाने में ऐसे ही हेल्प कर सकता हूँ। जिस बात पर डॉक्टर चू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। इधर रोहान साइतिन को फोरहेड पर किस करता है। साइतिन उठ जाती है, वो उसका हाथ अपने दिल पर रखता है तो साइतिन को फिर से पास मेमोरी याद आती है जब उसने अपना नाम उसकी चेस्ट पर लिखा होता है। जिसके बाद साइतिन उसे किस करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आने लगते हैं। यहाँ पर वो जल्दी से उसकी शर्ट हटाकर उसकी चेस्ट पर अपना नाम देख लेती है और वो जल्दी से वहाँ से मार्क्समैन के पास जाती है। मार्क्समैन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम कहाँ थी। साइतिन कहती कि मैं घबरा गई हूँ, मैं उस लड़के से रिवेंज नहीं लेना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। साइतिन कहती कि मुझे नहीं पता, मैं रोहान को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही हूँ। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने इतने सालों में तुम्हारा कितना साथ दिया है, तुम मुझे इस तरह धोखा नहीं दे सकती हो। वो उसे फिर से हिप्नोटाइज करने लगता है कि तुम्हें रोहान से रिवेंज लेना है। तभी यहाँ पर रोहान आ जाता है और साइतिन को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो उस मासमैन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तभी वो मासमैन क्लैप करता है और वहाँ पर उसके गार्ड्स आ जाते हैं। साइतिन और रोहान बचकर निकलने लगते हैं। यहाँ पर उन लोगों से उनकी काफ़ी फाइट होती है, लेकिन तभी रोहान को चोट लग जाती है। साइतिन उसके लिए काफ़ी परेशान होने लगती है और कहती कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहता है कि तुम मेरी साइड हो तो मैं ठीक ही हूँ। साइतिन कहती कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी मेमोरी वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट सीन में रोहान साइतिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। वो काफ़ी साय फील कर रही होती है, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा नोटी हो रहा होता है तो वो उसे पिलो से मारने लगती है। वो उसे फिर से किस करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मेमोरी वापस लाने में हेल्प करूँगा। इतने में यहाँ पर डॉक्टर चू आ जाता है, जिसे देखकर साइतिन शर्माने लगती है। रोहान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसे हेल्प के लिए बुलवाया है। नेक्स्ट सीन में रोहान और डॉक्टर चू साइतिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर चू साइतिन के बारे में बताता है कि वो बहुत ही डेंजरस स्टेट में है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है, तुम हर्ट भी हो सकते हो। रोहान कहता है कि मैंने साइतिन के पेरेंट्स को बुलवाया, हो सकता है उन्हें देखकर उसकी मेमोरी वापस आ जाए। तभी यहाँ पर साइतिन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वो लोग ये जानकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है। वो कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि वो मर चुकी है। रोहन कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन डैडी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर रोहन उन लोगों को ये भी बता देता है कि साथिन को कुछ भी याद नहीं है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और वो डॉक्टर चू से भी इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैंने इसे अमेरिका से बुलवाया है साथिन के ट्रीटमेंट के लिए। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वैसे भी आप लोग वापस आ चुके हो, तो हो सकता है कि साथिन की मेमोरी भी वापस आ जाए। अब नेक्स्ट सीन में सातिन की मेमोरी वापस लाने में रोहान उसकी हेल्प कर रहा होता है, जिससे कि दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं। यहाँ पर सातिन सारी चीज़ों को देख रही होती है, तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स को खोलने के लिए जाती है, लेकिन रोहान उसे रोक देता है। वो उसे देखने नहीं दे रहा होता। सातिन काफ़ी हैरान होती है, जिसके बाद रोहान उस बॉक्स को खोलता है और हमें पता चलता है कि इसमें उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होती है, जो कि रोहान चाहता है कि सातिन ना देखे, वरना वो अपने बेबी के बारे में पूछेगी, जिसका कि रोहान को भी पता नहीं होता है। इधर सातिन भी बस इसी बारे में सोचे जा रही थी कि रोहान आखिर उससे क्या छुपा रहा है। तभी यहाँ पर रोहान फ्लावर लेकर आता है। वो उसे फ्लावर देकर चले जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर चू आकर उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है। वो उसे बताती है कि मुझे बहुत सी मेमोरीज याद आती है। डॉक्टर चू कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उन मेमोरीज पर भरोसा करना चाहिए, कोई भी तुम्हें कुछ कहता है तो तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। जो सुनकर सातिन को मासमैन की बातें याद आने लगती है, जिससे उसे कहा था कि तुम्हें अपने माइंड की बातें सुननी चाहिए, अपने हार्ट को फील नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर चू भी बिल्कुल मासमैन की तरह बिहेव कर रहा होता है। वो कुछ ऐसा करता है कि सातिन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में रोहान देखता है कि सातिन डॉक्टर के साथ वॉक करके आती है। वो इसकी वजह पूछता है तो डॉक्टर कहने लगता है कि इससे इसकी जल्दी रिकवरी होगी। यहाँ पर रोहान बताता है कि आज रात मैं अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, लेकिन सातिन आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं इस तरह अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, हमारे साथ डॉक्टर चू को भी जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो लोग डेट पर होते हैं, जहाँ पर रोहान उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे दूर कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर चू भी होता है। मतलब कि यही वो मास्क मैन है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो शायद इनका मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है कि मुझे डीजी फील हो रहा है, और वो जाकर डॉक्टर चू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। डॉक्टर चू कहने लगता है कि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए ये थकी हुई फील कर रही है, इसे वापस रूम में जाना चाहिए। रोहान कहता है कि अगर मेरी वाइफ ठीक फील नहीं कर रही है तो मैं ऐसे लेकर जाता हूँ, और उसे कैरी करके रूम में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर सातिन काफ़ी अलग बिहेव कर रही होती है। उसे कहने लगती है कि तुम झूठे हो, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, और तुमने इन 3 सालों में मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। रोहान को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे बताने लगता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी,
वो उसे स्टिचेस भी दिखाता है और बताता है कि मैं काफ़ी टाइम तक तो कोमा में रहा, उसके बाद मैंने तुम्हें काफ़ी ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। ये सब सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है, जिसके बाद दोनों काफ़ी रोमांटिक होने लगते हैं। अब वो उसे आई लव यू कहता है लेकिन साथिन फिर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो वो रोहन को सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है, और बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक बंद कमरे में हूँ जहाँ पर एक मास्कमैन है जो कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है और मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसी की सुन रही हूँ और उसकी बातें सुनने के बाद मैं अनकंट्रोल हो जाती हूँ। डॉक्टर चू कहने लगता है कि हो सकता है कि तुम्हें हिप्नोटाइज किया जा रहा हो। तो रोहान उससे पूछता है कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। तो डॉक्टर चू कहता है कि हाँ, जिसके बाद वो उसे थेरेपी के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर डॉक्टर चू उससे कहता है कि तुम्हें अपने प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। इसी को सोच सोच कर तुम्हारा माइंड थक जाता है और तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं लेना है, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट सीन में साइदिन और रोहान साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर साइदिन को नींद आती है और वो सो जाती है। तभी यहाँ पर रोहान को एक मैसेज रिसीव होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रोहन को यही मैसेज आया होता है कि उसकी ग्रैंडमा वापस चाइना आ चुकी है और वो सातिन को उनसे मिलवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। सातिन काफ़ी नर्वस होती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा मुझे पसंद करेगी या नहीं। रोहन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ग्रैंडमा मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे तुम पसंद हो तो वो भी तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी। इधर रिपोर्टर्स ग्रैंडमा से काफ़ी सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रोहान आ जाता है। ग्रैंडमा रोहान को देखकर काफ़ी खुश होती है। रोहान उनसे कहता है कि मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ही ग्रैंडमा अपने साथ खड़ी लड़की को उससे इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, क्योंकि ग्रैंडमा चाहती है कि इस लड़की के साथ रोहान की शादी हो जाए। इस लड़की का नाम नॉन होता है। रोहान उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो नॉन बताती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने किन ग्रुप में ही इंटर्नशिप की थी और मैं इस बार ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर स्पेशल ट्रिप के लिए आई हूँ, ग्रैंडमा के साथ रहने। जो सुनकर रोहान ग्रैंडमा से कहने लगता है कि इस अननोन लड़की को आप इस तरह अपने साथ क्यों रख रही हैं, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं इस पर पूरा भरोसा करती हूँ क्योंकि इसने मेरी स्विमिंग पूल में जान बचाई थी। अगर इसने मुझे बचाया ना होता तो आज मैं तुम्हारे सामने ना खड़ी होती। और ग्रैंडमा जल्दी से मीडिया के सामने नॉन और रोहान की रिलेशनशिप को भी अनाउंस कर देती है कि आज से ये रोहान की फियांसी है। ये सब देखकर सादिन को बहुत ही बुरा लगता है और उसे फिर से मास्कमैन की बातें याद आने लगती है कि शादी वाले दिन रोहान ने उसे धोखा दिया था। और अब सादिन को ये लग रहा होता है कि ये सच था, क्योंकि शादी वाले दिन भी उसने रोहान के साथ इसी लड़की को देखा था। तो उसे मास्कमैन की बातें सच लग रही होती है। वो गुस्से से आगे बढ़ती है और जाकर नॉन को धक्का दे देती है, लेकिन फिर परेशान होकर कहती है कि ये मैंने क्या किया। वो ग्रैंडमा से सॉरी बोलने लगती है तो ग्रैंडमा अपने गार्ड से कहती है कि इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो, और ग्रैंडमा उसे मारने भी लगती है, लेकिन तभी बीच में रोहान आ जाता है। चोट उसे लग जाती है। वो अपनी ग्रैंडमा से कहने लगता है कि ये पागल नहीं है, मैं इसे पसंद करता हूँ। साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूजन में रोहान का नाम ले लेती है, जो सुनकर रोहान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार रोहान का नाम लिया और वो तो सातिन को किस करने लग जाता है। इधर हम नॉन को देखते हैं जो कि बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। नेक्स्ट सीन में रूम में ग्रैंडमा रोहान को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है कि तुम्हारी वजह से नॉन इंजर्ड हुई है, तुम उस डम गर्ल को यहाँ पर क्यों लेकर आए थे। वो कहता है कि वो कोई डम गर्ल नहीं है, वो मेरी वाइफ है, अगर आप उसके साथ रहोगी तब तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन ग्रैंडमा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती और कहती है उस डम गर्ल को मेरे घर से निकाल दो। तभी नॉन को होश आ जाता है और वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं ठीक हूँ। यहाँ पर रोहान नॉन से कहने लगता है कि तुम्हें ज़्यादा इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बता दो। लेकिन ग्रैंडमा फिर से रोहान पर गुस्सा करने लगती है, तो रोहान भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा नॉन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सातिन रोहान से पूछती है कि जो कपड़े तुमने शादी में पहने थे क्या वो अभी भी है। रोहान कहता है कि मुझे याद नहीं है, शायद वो गुम हो गए हैं, वेटर ने उसका कोट गुमा दिया था। रोहन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। सातिन उसे बताती है कि मुझे एक मेमोरी याद आई थी जिसमें किसी ने तुम्हारा वही कोट पहना हुआ था और उसके साथ नॉन थी। जो सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होता है और बताता है कि मुझे याद है कि शादी से पहले मेरे पास से वेटर मेरा कोट लेकर गया था, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है तो वो गुस्सा करने लगती है। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ नॉन के साथ आती है और सातिन के हाथ में नाइफ देकर कहती है कि तुम्हारे हाथ में नाइफ क्या कर रहा है। रोहन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरे लिए फूड प्रिपेयर कर रही थी। जिसके बाद रोहन नॉन से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरी शादी में आई थी और तुम किसी लड़के के साथ थी। साइदिन कहती कि हाँ, मैंने भी तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा था, तुम किसी को हक कर रही थी। ये सुनकर ग्रैंड माँ साइदिन को डांटने लगती है कि तुम इस पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। अब यहाँ पर नॉन नहीं मानती है तो वो कहता है कि इसकी मैं खुद ही इन्वेस्टिगेशन करूँगा, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो रहा है कि तुम जानबूझकर ग्रैंड माँ की क्लोज हो रही हो, क्योंकि तुम मुझे हासिल करना चाहती हो। ऐसे तो तुम मुझे हासिल नहीं कर पाई, लेकिन ग्रैंडमा के क्लोज होकर तुम अपने पर्पस तक पहुंचना चाहती हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रोहन ग्रैंडमा को सारी बात बता देता है कि एक्चुअल में साइतिन ही उन्हें ग्रैंडसन दे सकती है, क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन कुछ इस तरह की है कि जिसकी वजह से सिर्फ साइतिन ही उसके बच्चे की मां बन सकती है।
ये बात जानकर अब ग्रैंड माँ सातिन को एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों की शादी की तैयारी करने लग जाती है और उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें जो भी लेना है तुम ले लो। और यहाँ पर बेचारी नॉन तो बस उनके बैग्स पकड़े हुए होती है। नेक्स्ट सीन में उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर ग्रैंड माँ उसे बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी गिफ्ट करती है। अब यहाँ पर नॉन को अच्छे से पता होता है कि सातिन बोल नहीं सकती है, तो वो सबके सामने कहने लगती है कि तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन तो कराना पड़ेगा कि तुम लोग कैसे मिले। लेकिन यहाँ पर सातिन बोल लेती है कि मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। लेकिन ये सुनकर सभी बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसा हो सकता है कि तुम रोहान से शादी कर रही हो और तुम्हें ये याद ही नहीं है कि तुम लोग कैसे मिले। जिस पर रोहान बात को संभालता है और कहने लगता है कि एक्चुअल में हमारा लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, जिसके बाद हमारे इतने मोमेंट्स बन गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कौन से मोमेंट के बारे में बताएं। तभी नॉन जल्दी से वो क्लिप लगवा देती है जिसमें सातिन रोहान को मार रही होती है। ये देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, तो सातिन वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन रोहान उसे रोकता है और उसे किस करने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि इनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। नॉन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर वो फोटो भी दिखा दी जाती है जिसमें कि सातिन प्रेग्नेंट थी। ये फोटो देखकर सातिन को बहुत ही बुरा लगता है। वो बाहर निकलती है, रोहान भी उसके पीछे जाता है। सातिन रोहान से कहती है कि आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई। रोहान कहता है कि मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे ये छिपा रहा था। फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में हमारा और बेबी हो सकता है, लेकिन अब वो उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही होती और कहती है कि तुमने इतनी बड़ी बात आखिर मुझसे कैसे छिपाई। वो गुस्से से बाहर चली जाती है और यहाँ पर वही मास्कमैन उसे हिट करने के लिए आता है, लेकिन उसे रोहान देख लेता है, तो वो जल्दी से सातिन को धक्का दे देता है और रोहान का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी यहाँ पर नॉन आकर ग्रैंडमा से झूठ कहने लगती है कि सातिन ने ही रोहान को कार के आगे फेंका है। तो ग्रैंडमा भी सातिन पर गुस्सा करने लगती है, उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में रोहान बेहोशी की हालत में ही सातिन से सॉरी बोल रहा होता है। सातिन को यहाँ पर याद आता है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था, पहले भी इसी तरह रोहान ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। तो वो रोहान को सॉरी बोल रही होती है कि मेरी वजह से तुम बार बार हर्ट होते हो। वो उसे फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चली जाती है। इधर ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने आदमियों से सातिन को हर जगह ढूंढने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में सातिन फुटेज रूम में आती है ताकि उस दिन की क्लियर फुटेज ले सके जिस दिन रोहान का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर नॉन आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। सातिन भी उसे चाटे पर चाटा लगाती है और कहती है कि मैं क्यों मरूं भला। नॉन कहने लगती है क्योंकि तुम रोहान को डिजर्व ही नहीं करती हो। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, यहाँ तक कि मैं तुमसे पहले से रोहान से प्यार करती हूँ। जो सुनकर सातिन कहती है कि इसका मतलब कि तुम हमारी वेडिंग में मौजूद थी। वो कहती कि हाँ, मैं तुम्हारी वेडिंग में थी। सातिन कहती कि आखिर तुम हमारी शादी को क्यों तोड़ना चाहती हो, तुम हमसे क्या चाहती हो। लेकिन तभी नॉन उसे हिप्नोटाइज करने लग जाती है और सातिन को उसी के नाइफ से मारने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर चू आ जाता है और वो नॉन को बेहोश कर देता है और सातिन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। रास्ते में सातिन उसे एक होटल में छोड़ने के लिए कहती है, तो वो उसे बताता है कि किन फैमिली तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है और वो होटल भी किन फैमिली की ही प्रॉपर्टी है। क्या फिर भी तुम वहाँ पर जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो उसे उस होटल लेकर जाता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है कि मैंने यहाँ पर रोहान को बुलाया है। वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है और तुम हर टाइम उसके बारे में ही क्यों सोचती रहती हो। उसके पास बैठकर कहता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। जब से वो तुम्हारी लाइफ में आया है तुम्हारी लाइफ बहुत ही डेंजर होती जा रही है। और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करते करते मुझे तुमसे प्यार हो गया है और उसके क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बस तुम मुझे एक चांस दे दो। लेकिन सातिन उससे दूर रहने के लिए कहती है। वो नहीं सुनता तो वो उसे धक्का दे देती है। वो जो कहता है कि तुम मुझे उससे कंपेयर नहीं कर सकती हो। तभी यहाँ पर रोहान आ जाता है और कहता है कि कोई भी चीज़ मुझे तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती है क्योंकि सातिन को सबसे ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ। डॉक्टर जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें कैसा पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। जिस पर रोहान उसे एक ब्रेसलेट दिखाता है जो कि सातिन उसके पास छोड़कर आई थी। वो सातिन को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद डॉक्टर चू किसी को कॉल करता है और कहता है कि अब ये काम कर दो। नेक्स्ट सीन में रोहान कार में सातिन की गोद में सर रख लेता है और कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी रोहान का फ़ोन रिंग होने लगता है जो कि सातिन अटेंड करती है और वो रोहान को बताती है कि तुम्हारे लोगों को पता चल चुका है एंगेजमेंट वाले दिन किसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी। वो लोग एक फुटेज सेंड करते हैं। उस फुटेज को देखकर उन लोगों को पता चल जाता है कि नॉन और वो मास्कमैन इकट्ठे थे, जो देखकर रोहान को अपनी ग्रैंडमा की टेंशन होने लगती है क्योंकि ग्रैंडमा नॉन के साथ ही थी। इधर नॉन ग्रैंडमा को मारने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि नॉन को भी किसी ने हिप्नोटाइज करके उन्हें मारने के इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और मुझे तो लगता है कि ये काम डॉक्टर चू का ही है। लेकिन तभी यहाँ पर डॉक्टर चू हंसकर ग्रैंडमा को बचाता है। तभी यहाँ पर रोहान और सातिन भी पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा को होश आता है और वो उन लोगों से सॉरी कहने लगती है, जिसके बाद पता चलता है कि नॉन तो भाग चुकी है। रोहान कहता है कि उसका हर हाल में पता लगवाओ। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर आता है और बताता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन तो अब ठीक है
वो साथ में डॉक्टर चू की भी ब्लड रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि डॉक्टर चू आपका हाफ ब्रदर है। जो जानकर रोहन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और इस बारे में अपनी ग्रैंडमा से पूछने लगता है। तो ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि तुम्हारे डैड एक गरीब लड़की से शादी करना चाहते थे और वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें शादी की परमिशन नहीं दी थी। तभी यहाँ पर डॉक्टर चू भी आ जाता है और ग्रैंडमा ग्रैंडमा कहने लगता है। वो ग्रैंडमा को बचाकर उनकी नज़रों में इनोसेंट बना हुआ होता है। अब यहाँ पर ग्रैंडमा भी इमोशनल हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम मेरे ग्रैंडसन हो तो तुम्हें मुझसे जल्दी मिलने के लिए आना चाहिए था और मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें इस तरह हमसे छुपकर नहीं रहना चाहिए था। जिस पर डॉक्टर चू कहता है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं तो बस आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था कि कभी भी अपने रिलेटिव से नफरत मत करना। अब ग्रैंडमा उठकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं इसका कंपनसेट जरूर करूंगी। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चू ग्रैंडमा के साथ होता है, जहाँ पर ग्रैंडमा सभी के सामने अनाउंस कर देती है कि डॉक्टर चू भी उनकी फैमिली का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर चू साइतिन को ही देख रहा होता है, जिसके बाद वो मौका मिलते ही साइतिन के पास पहुंच जाता है। साइतिन उससे कहती कि अब तुम इस फैमिली के यंग मास्टर बन चुके हो तो बेटर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। तो वो कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे स्टेटस के बारे में भी पता चल चुका है, तो मुझे तुम्हारे क्लोज होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। वो उसे फिर से हिप्नोटाइज कर देता है और उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन टाइम पर रोहान पहुंचकर उसे दूर करता है और कहता है कि भले ही तुम मेरे फैमिली मेंबर बन चुके हो, लेकिन तुम साइतिन से दूर रहोगे क्योंकि साइतिन से मेरी है। जिस पर डॉक्टर चू कहता है कि वो अभी तुम्हारी है लेकिन फ्यूचर में नहीं रहेगी। यहाँ पर रोहान साइतिन को होश में लाने की कोशिश करता है क्योंकि वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में आज की बोर्ड मीटिंग में डॉक्टर चू को 20% शेयर मिलने वाले थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। इधर रोहन ग्रैंडमा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन ग्रैंडमा उससे बात भी नहीं कर रही होती। तभी यहाँ पर डॉक्टर चू आता है और रोहन से कहने लगता है कि अब ग्रैंडमा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी, अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें सुनेंगी, क्योंकि डॉक्टर चू ने ग्रैंडमा को भी हिप्नोटाइज कर दिया होता है। रोहन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानबूझकर उन्हें प्रॉक कर रहे हो और मुझसे दूर कर रहे हो। तो डॉक्टर चू कहता है कि जो कुछ मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा और वो रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चू मीटिंग के लिए जाता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। डॉक्टर चू कहता है कि मैं मीटिंग के लिए आया हूँ, आज 20% शेयर मेरे नाम होने हैं, तो तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी साइतिन के डैड आकर कहते हैं क्योंकि तुम्हें मुरोंग का सपोर्ट नहीं है, और वो क्लियर बता देते हैं कि मेरा सपोर्ट तो सिर्फ साइतिन के हस्बैंड को ही रहेगा। जिस बात पर डॉक्टर चू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रोहान उससे कहने लगता है कि तुम चाहे जितना ब्लड रिलेशन यूज़ कर लो, लेकिन मेरी चीज़ें मुझसे नहीं छीन सकते हो। वो डॉक्टर चू को फोन करके वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर चू बस गुस्सा करता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम साइतिन को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए रेडी होती है। तभी सामने से डॉक्टर चू आता है और कहता है कि अच्छे से रेडी होकर कहाँ जा रही हो। साइतिन कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बेबी के बारे में पता है, ये देखो उसकी फ़ोटो, क्या तुम अपने बेबी से नहीं मिलना चाहती हो। ये बात सुनकर साइतिन काफ़ी कंफ्यूज होती है और इधर रोहान साइतिन का वेट कर रहा होता है। रोहान उसे कुछ सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन साइतिन तो उसे मैसेज कर देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में साइतिन डॉक्टर चू के साथ डेट पर होती है। तभी यहाँ पर रोहान आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर चू कहता है कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, साइतिन मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। रोहान कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कह सकते हो। तो डॉक्टर चू साइतिन से कहता है कि तुम इसे खुद ही बता दो। तो साइतिन रोहान से कहने लगती है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही गुस्सा आता है, तुम्हें देखकर मुझे अपने डैड बेबी की याद आती है। रोहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे दूर हटा देती है और डॉक्टर चू के क्लोज आने लगती है और कहती है कि मैंने इसे चूज़ कर लिया है। ये देखकर रोहन को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साइतिन ऊपर विंडो से रोहन को देख रही होती है। रोहन भी उसे देख लेता है, जहाँ पर डॉक्टर चू साइतिन के क्लोज आकर रोहन को जेलस कर रहा होता है। साइतिन भी डॉक्टर चू के क्लोज आ रही होती है, जो देखकर रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जिसके बाद नॉन साइतिन के पास उसके बेबी को लेकर आती है। यहाँ पर साइतिन का बेबी डॉक्टर चू को देखकर उसे डैड कहने लगता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नॉन और डॉक्टर चू ने ही उसे पाला होता है। वो नॉन को मॉम कह रहा होता है। अब ये सब जानकर साइतिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और उनसे कहती है कि तुम इतने टाइम से मुझे हिप्नोटाइज करते आ रहे हो, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो। लेकिन डॉक्टर चू उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है। यहाँ पर साइतिन कार पर अपनी फिंगर्स टैप करती है, जैसे वो किसी को कुछ सिग्नल दे रही हो। जिसके बाद डॉक्टर चू उसे एक रूम में लेकर जाता है, उसे बेड पर लिटाकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बेबी वापस कर दूंगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वो उसके काफ़ी क्लोज आने लगता है। साइतिन उसे दूर हटाती है तो वो उसे धमकाने लगता है कि भूलो मत कि तुम्हारा बेबी मेरे पास है। लेकिन साइतिन इसे पेन उठाती है और कहती है कि अगर तुम अभी कभी यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद की जान ले लूँगी। वो उसे कहने लगता है कि प्लीज़ तुम ऐसा कुछ भी मत करो और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साइतिन वहाँ पर एक फ़ोन देखती है और वो फ़ोन को देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि ये फ़ोन तो मेरा है, जिसे मैं 3 साल पहले यूज़ किया करती थी। यहाँ पर साइतिन उन मैसेजेस को देख लेती है जो कि उसे रोहान सेंड किया करता था।
वो उससे पूछता था कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। वो उसे हर टाइम मैसेज करता था। यहाँ पर ये देखकर सातिन को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर चू आकर उसे एक ड्रेस देता है और कहता है कि इसे पहनकर अच्छे से रेडी हो जाओ। डॉक्टर चू उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर सातिन के मॉम डैड भी आते हैं। सातिन के मॉम डैड को पता चलता है कि वो डॉक्टर चू के साथ शादी कर रही है। तो यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम सातिन को देखते हैं जो जाकर डॉक्टर चू को जोर जोर से मारने लग जाती है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तभी यहाँ पर रोहन भी पहुँच जाता है और वो सातिन को इस तरह मारने से रोकता है। डॉक्टर चू कहने लगता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मेरे पास तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्या है। रोहन कहता है कि कहीं तुम हमारे बच्चे की बात तो नहीं कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उस बेबी को लेकर आती है और वो डॉक्टर चू से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर उन लोगों का बेबी तो डॉक्टर चू को ही डैड कह रहा होता है। यहाँ पर साथ इनके डैड भी पूछते हैं कि क्या ये मेरा ग्रैंडसन है। रोहन बताता है कि हाँ, ये हमारा ही बच्चा है। जिसके बाद रोहन डॉक्टर चू से कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम शायद इनको एक बच्चे के थ्रू कंट्रोल कर लोगे, और कहता है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर चू और साइतिन रोमांस करके रोहन को जेलस कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में साइतिन ने रोहन को साइन लैंग्वेज में बता दिया था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि किस तरह वो उनके बच्चे के थ्रू साइतिन को कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद साइतिन को पता था कि रोहन उनका पीछा कर रहा है, तो उसने फिंगर से टैप करके रोहन को सारी बात समझा दी थी। और रोहन भी समझ गया था कि वो कहना चाह रही है कि हमारा बेबी बिल्कुल सेफ है, बस तुम्हें उस तक पहुँचना है। अब प्रेजेंट में दोनों अपना प्यार कन्फेस कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर चू उन पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें इतना प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं तुमसे सब कुछ ले लूँगा। सातिन कहने लगती है कि तुमने हमारा कार एक्सीडेंट करवाया, हमारे बच्चे को 3 साल हमसे दूर रखा, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इसके लिए तुम्हें माफ़ कर देंगे। डॉक्टर चू कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है। तभी वहाँ पर एविडेंस आ जाता है, वो कोट और उसका मास्क। सातिन बताती है कि ये चीज़ें मुझे तुम्हारे वार्डरोब से मिली है और इस कोट में मैंने तुम्हें देखकर रोहन को समझ लिया था। और वो गुस्से से रोहन को ब्रेकअप का मैसेज कर देती है, जिससे कि रोहन काफ़ी परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सातिन के पास अननोन नंबर से डॉक्टर चू का मैसेज आता है कि अगर तुम रोहन की असलियत जानना चाहती हो तो बाहर आओ। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वो मास्क पहनकर उसे हिट करने की कोशिश करता है, और ये मास्क भी उसे वार्डरोब से मिल गया था। तो वो कहती है कि अब तुम्हारी सबको हकीकत पता चल गई है। रोहन उसे कहता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है। वो कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं कुछ भी नहीं खो सकता हूँ। अब वो गुस्से से खड़ा होता है और रोहन को मारने लगता है। रोहन और डॉक्टर चू के बीच में फाइट होने लगती है। यहाँ पर ग्रैंडमा डॉक्टर चू पर गुस्सा करने लगती है, तो डॉक्टर चू भी उन पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। आपकी वजह से मेरा बचपन इतना बुरा गुजरा, क्योंकि आपने मुझे और मेरी मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया था। आपकी वजह से ही मेरी मॉम की जान गई है, और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं आप लोगों से बदला जरूर लूँगा। रोहन उसे कहने लगता है कि तुमने अपने रिवेंज के चक्कर में कितनों की ज़िंदगी ख़राब की है। हमें अच्छे से पता है कि तुमने नॉन को भी हिप्नोटाइज करके उसे यूज़ में लिया था, और वेटर बन के बहाने से कोड भी तुम्ही ने मुझसे लिया था, और शायद इनको भी हिप्नोटाइज करके सारी मेमोरी डॉक्टर चू ने ही इरेज की होती है। रोहन उसे कहता है कि अब तुम ये सब एडमिट करते हो या नहीं। वो कहता है कि मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं ये सब एडमिट नहीं करने वाला, और वो खुद को हार्म करने लगता है, जो देखकर साइतिन का बेबी जोर जोर से रोने लगता है और उसे रोकने के लिए जाता है। वो डॉक्टर चू को डैड कहते हुए कहता है कि मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। अब डॉक्टर चू को बेबी को रोता हुआ देखकर उसका पास्ट याद आता है कि वो किस तरह अपनी मॉम से कहता था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो डॉक्टर चू तुरंत ही अपना नैप छोड़ देता है और बेबी को हक कर लेता है, जो देखकर सातिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है। भले ही वो हमसे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन उसने हमारे बच्चे को बहुत ही प्यार से पाला है, उसे कभी भी हार्म नहीं किया है, इसलिए हमें इसे एक चांस जरूर देना चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सातिन अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तीनों ही साथ में खेल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर खुद उनका बेटा उनके लिए रिंग लेकर आता है और बहुत ही खुश होता है। बाकी सब भी उनके लिए काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर सातिन और रोहन एक दूसरे को किस करते हैं, और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।